नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लैब असिस्टेंट की एग्जाम जो कि अभी होने वाली है, उसके लिए जो जंतुओं का आर्थिक महत्व है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। और ये जो MCQ प्रश्न है ये PYQ पर आधारित है। पिछले जो भी परीक्षा हुई हैं उनके आधार पर इनको तैयार किया गया है। इन प्रश्नों को आप सोल्व करते हैं तो ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा तैयार हो जाएगा, उसका एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ में अगर आप ज्यादा से ज्यादा MCQ सोल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप अपनी तैयारी को परख पाओगे और उसमें जहां पर सुधार की आवश्यकता है वहां पर आप सुधार कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको MCQ है वो ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के हम MCQ सेशन की। आज के जो ये प्रश्न हैं ये आपके मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, साथ साथ में रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन टॉपिकों के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि ये सभी के सभी टॉपिक हमने जंतुओं के आर्थिक महत्व के अंतर्गत पढ़े थे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले MCQ प्रश्न से। तो आज का जो पहला MCQ प्रश्न है वो है हमारे सामने ये। और इस MCQ प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि लाख का जो कीट होता है वो किस पौधे पर पाया जाता है। लाख कीट का संवर्धन होता है वो किस प्रकार किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से पौधे होते हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। जब हमने लाख कीट संवर्धन पढ़ा था या लाख कीट पालन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो ये लाख का कीट होता है, जो ये लाख का कीट होता है, ये मुख्य रूप से कुसुम के पादप, पलाश के पादप, खेर के पादप, बेर के पादप, बबूल के पादप, इनके ऊपर अपनी वृद्धि करता है और इनसे फिर क्या करता है, रस चूसता है और उसके साथ साथ में फिर वो लाख का उत्पादन करता है। एक रेजिन जैसा चिपचिपा पदार्थ बनाता है और जिससे क्या बनती है, बाद में आपकी लाख बनती है। तो ध्यान रखना है कि जो जो पादप आपको बताए गए हैं वो उन पादपों पर मुख्य रूप से लाख का कीट होता है वो पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आता है पलाश का पादप, कुसुम का पादप, बेर का पादप, इसके अलावा आपको बताया था पीपल, इसके साथ में बबूल। ये सारे के सारे पादप होते हैं, इन पर ये लाख कीट पाया जाता है। तो देखो यहां पर देखो, लाख कीट किस पर पाया जाता है, पलाश पर पाया जाता है, सही बात है। बबूल पर भी पाया जाता है, बेर के पादप पर भी पाया जाता है। तो इसमें उपरोक्त इन सभी पादपों पर लाख का कीट होता है वो पाया जाता है। इनके अलावा और कौन कौन से आ जाएंगे, इनके अलावा पीपल का पादप आ जाएगा, खेर आ जाएगा, ये और बेर का पादप। तो इसके अलावा कुसुम, और कुसुम का जो पादप होता है उससे एक विशेष प्रकार की लाख प्राप्त होती है जिसे हम कुसुमी लाख कहते हैं। तो ये सब कुछ हमने लाख कीट पालन पढ़ा था, उस दौरान देखा था। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं दूसरा प्रश्न। और आज के लिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है मधुमक्खी पालन से संबंधित। और ये जो मधुमक्खी पालन है इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हमें देखते हैं। देखो, शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा होती है वो पाई जाती है। ये शहद के लिए पूछ रहा है। हमें पता है कि जो शहद होता है उसका उत्पादन होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। मधुमक्खियों के पालन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। देखो क्या कहा जाता है, एपीकल्चर किसको कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को।
हमें यह भी पता है कि मधुमक्खी पालन में मुख्य रूप से 4 प्रजातियां होती हैं जिनका पालन किया जाता है। एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा और एपिस मेलिफेरा। ये 4 प्रकार की प्रजातियां हैं और इनमें से कौन सी प्रजाति होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यह सब कुछ हमारा पड़ा हुआ है। और अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपका पूरा डिटेल के अंतर्गत बताया गया है। तो प्रजातियां कितनी होती हैं? मधुमक्खी की प्रजातियां ये हैं 4। इसके अलावा इनकी सामाजिक व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें से एक होती है रानी मधुमक्खी अर्थात क्वीन, एक होती है वर्कर और इसके अलावा एक होती है ड्रोन अर्थात नर मधुमक्खी। लेकिन यहां शहद के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है? शहद। तो शहद के लिए आपसे पूछ रहा है कि मुख्य रूप से शर्करा, ध्यान से सुनना, शर्करा, और शर्करा का मतलब मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शर्करा अर्थात शुगर कहा जाता है। और जो शहद होता है उसमें मुख्य रूप से आपका कौन सी शर्करा पाई जाती है? मुख्य रूप से फ्रुक्टोज पाया जाता है। हालांकि इसमें पाया ग्लूकोज भी जाता है, लेकिन मुख्य शर्करा इनमें दोनों में से कौन सी है? फ्रुक्टोज नाम की शर्करा होती है, वो पाई जाती है। और फ्रुक्टोज नाम की जो शर्करा होती है वो आपकी फलों में भी पाई जाती है, इस कारण से फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्रूट शुगर कहते हैं। और वही फ्रूट शुगर आपकी शहद में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ग्लूकोज पाई तो जाती है लेकिन मुख्य नहीं है। मुख्य शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज। बाकी सुक्रोज होती है, यह आपकी इसमें नहीं पाई जाती है, यह मुख्य रूप से गन्ने के अंतर्गत पाई जाती है, इस कारण उसको केन शुगर कहते हैं। उपरोक्त सभी नहीं। तो इसके लिए आ जाएगा शहद में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रुक्टोज नाम की शर्करा होती है, वो पाई जाती है मुख्य रूप से। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 3 फिर से लाख कीट से संबंधित है कि लाख होता है, उसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं। लाख का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि कहां पर इसका मुख्य रूप से उपयोग होता होगा? हमें जहां तक सामान्य तौर पर पता है कि लाख होती है उससे चूड़ियां बनती हैं। लाख होती है उससे क्या बनती हैं? चूड़ियां। और आपको एक बात बताई थी कि जयपुर की जो लाख की चूड़ियां होती हैं वो प्रसिद्ध होती हैं। जयपुर की लाख की चूड़ियां क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा आपके और क्या दिमाग में आता है? किस काम में आता होगा लाख? तो आपको ध्यान रखना है कि जो सजावटी वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन के लिए भी लाख काम में लिया जाता है। इसके अलावा वार्निश होती है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं उसमें विद्युत रोधी बनाने के लिए, इंसुलेटर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको अलग अलग प्रकार से पॉलिश में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि लसलसा होता है, गर्म करते ही लसलसा हो जाता है। तो इसका उपयोग कहां कहां होता है? देखो, वार्निश में भी इसका उपयोग होता है, चूड़ी बनाने में भी इसका उपयोग होता है, पॉलिश में भी इसका उपयोग होता है। तो इस कारण इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा भाई इसका सही आंसर? है उपरोक्त सभी। लाख का उपयोग चूड़ी बनाने में, वार्निश में, पॉलिश करने में, इन सभी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो सामान होते हैं उनके अंतर्गत इसका उपयोग इंसुलेटर अर्थात विद्युत रोधी परत बनाने में भी किया जाता है। तो इसके लिए हो जाएगा उपरोक्त सभी। और लाख के लिए एक चीज आप ध्यान रख सकते हो कि जयपुर है, वहां की लाख की चूड़ियां हैं, लाख की चूड़ियां वो क्या है? प्रसिद्ध हैं। यह आपको थोड़ा सा किसी के साथ ध्यान रखना है। तो ये अभी तक हमारे कितने प्रश्न हो गए हैं? 3। प्रश्न को देखते ही जो भी आंसर आपके पहले दिमाग में आ रहा है वो आप कमेंट जरूर करें। साथ साथ में जो भी प्रश्न आप सोल्व करते जा रहे हैं आप उसको एक पेपर शीट पर लिख सकते हैं,
जिससे कि जैसे ही अंत होगा उस समय आप उनका मिलान करके देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के अंतर्गत आपको सुधार की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक का आपको एक बार दोबारा रिवीजन करना चाहिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके जो पूरा टॉपिक है उसका एनालिसिस करने के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो, रेशम धागा होता है वो किससे बनता है? रेशम का धागा होता है वो किससे बनता है? हमने रेशम कीट का पालन पढ़ा है। रेशम कीट का जो पालन होता है वो आपके शहतूत के पेड़ पर होता है। कहां होता है भाई? शहतूत के पेड़। और शहतूत के पत्ते खाकर ये रेशम कीट होता है, ये अपनी वृद्धि करता है। रेशम कीट का पालन किया जाता है, उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है भाई? सेरीकल्चर उसे कहा जाता है। रेशम कीट होता है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है बोम्बिक्स मोराई। रेशम कीट होता है, उसमें अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे इसके अंतर्गत एक अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं अंडा। अंडे के बाद में इसमें एक अवस्था आती है जिसे हम बोलते हैं लार्वा, और इसके लार्वा की अवस्था होती है, उसे कहा जाता है क्या? कैटरपिलर। इसके लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। लार्वा से एक अवस्था बनती है प्यूपा। लार्वा से कौन सी अवस्था बनती है? प्यूपा। और ये प्यूपा होता है वो किस में पाया जाता है? कोकून के अंदर पाया जाता है। गोल संरचना बनती है और उसी के अंदर ये प्यूपा पाया जाता है। और प्यूपा से फिर आपकी क्या बनती है? वयस्क कीट होता है वो बनता है। तो इस प्रकार से जो आपका रेशम कीट होता है उसकी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये पूछ रहा है कि धागा किससे बनता है? रेशम कीट से या रेशम का जो धागा होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो हमें पता है कि रेशम का धागा होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं? एक कोकून नाम की संरचना बनती है, अंडाकार संरचना। यह वास्तव में कैसे बनती है कि जो कैटरपिलर होता है उसकी जो लार ग्रंथियां होती हैं उनसे लार स्रावित होती है दरो रूप में। स्रावित होते टाइम तो वो दरो रूप में पाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो हवा के संपर्क में आती है वो हो जाती है कठोर, और ये उस कैटरपिलर के चारों तरफ लिपटे जाती है। जब उस कैटरपिलर के चारों तरफ लिपट जाती है तो एक गोल संरचना बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कोकून। क्या कहते हैं? कोकून। और उसी कोकून को उबालकर उससे फिर क्या प्राप्त किया जाता है? रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि रेशम का जो धागा होता है वो कौन सी संरचना से प्राप्त होता है? वो कोकून नाम की संरचना से प्राप्त होता है। तो यहां पर किससे प्राप्त होगा भाई? कोकून से। बाकी प्यूपा, लार्वा और अंडा है, ये रेशम कीट की अवस्था है। किसकी है भाई? रेशम कीट की अवस्था। और कोकून एक संरचना है जो इस दौरान बनती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो रेशम का धागा के लिए कौन सा आ जाएगा हमारा? कोकून। तो ये टोटल कितने प्रश्न हो गए हैं? 4। नेक्स्ट जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो अब हम देखने वाले हैं। आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी ये प्रश्न है ये कैसे लग रहे हैं, क्या ये प्रश्न है ये आपके लिए काम के हैं। जहां तक हमारी बात है मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रश्न है जो आपके पुराने पेपर उठाकर आप देख सकते हैं, उन पेपर के आधार पर जो लेवल आपका उस पेपर का है उनसे तो थोड़ा डीप लेवल में जाकर हमने बनाए हैं, और साथ साथ में इनसे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल कम है। तो यहां पर जो आप प्रश्न सोल्व कर रहे हैं वो आपके पूरे एकदम पेपर के हिसाब से हैं, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं और आपके लिए जरूर फायदेमंद होंगे, ऐसा हमारा मानना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 5। दूध है, दूध में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा होता है? अब दूध है वो हमें पशुपालन से संबंधित टॉपिक है। पशुपालन में हमने देखा था कि जो दुधारू पशु होते हैं उसके अंतर्गत हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनके लिए देखा था।
हालांकि मुख्य रूप से दुधारू पशुओं में गाय और भैंस को हम मानते हैं। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन और कौन सा शर्करा या शुगर होती है वो पाई जाती है, यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देखो दूध होता है, यदि हम बात करें दूध, तो दूध में बात करें हम शर्करा की, दूध में बात करें हम किसकी, शर्करा की, तो दूध में शर्करा पाई जाती है वो तो होती है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपसे पूछता है शर्करा अर्थात शुगर, तो पाई जाती है लैक्टोज। दूध का जो मिठास होता है, दूध में एक हल्का सा मिठास होता है, वो किसके कारण होता है, लैक्टोज नाम की शर्करा के कारण होता है। और ये लैक्टोज शर्करा है, ये एक क्या है, डाइसेकेराइड है। क्या है भाई, डाइसेकेराइड, मतलब 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है। इस लैक्टोज के अंदर एक तो आपका पाया जाता है ग्लूकोज। लैक्टोज में क्या क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है ग्लूकोज, और एक अणु पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लेक्टोज। किसका पाया जाता है, ग्लेक्टोज का पाया जाता है। हालांकि ये तो आपको साथ साथ में दूध से संबंधित बात थी, इस कारण एक बात और बता दी। हमें तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, वो भी सबसे ज्यादा। हालांकि अन्य प्रोटीन भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे मुख्य प्रोटीन जो दुग्ध प्रोटीन कहलाती है वो कहलाती है केसीन। मुख्य रूप से दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन नाम की प्रोटीन होती है, वो दूध में पाई जाती है। तो आप सब देख रहे होंगे कि यहां पर जो हम प्रश्न सोल्व करा रहे हैं, केवल प्रश्न नहीं, उससे उत्तर एक ये नहीं मिल रहा आपको, आपसे उनसे संबंधित और चीजें भी देखने को मिल रही हैं। आप यहां पर 20-25 प्रश्न जो भी सोल्व करके जाएंगे, तो केवल और केवल 20-25 प्रश्न है वो ही नहीं सीख के जाएंगे, बल्कि उनसे संबंधित आप एक क्वेश्चन से मान के चलो कि 2 प्रश्न और सीख कर जाएंगे। जैसे यहां पर आपको एक तो यह बात पता चली कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, इसके साथ साथ में आपको यह भी पता कि यह डाइसेकेराइड होती है। इस डाइसेकेराइड में कौन कौन सी आपकी मोनोसेकेराइड पाई जाती हैं, वो सारी बातें आपको पता चली हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए। आप मोटे मोटे 2 प्रश्न भी मान के चलते हैं तो आपके 60 से 70 प्रश्न हैं, वो होने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस कारण वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पर क्या बोल रहा है कि भारत में प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। भारत की पूछ रहा है, भारत की भेड़ की नस्ल है वो प्रसिद्ध कौन सी है। देखो एक भेड़ की नस्ल होती है मेरिनो, एक भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी, एक भेड़ की नस्ल है चोकला। हालांकि ये तीनों भेड़ की ही नस्ल है। मेरिनो भी एक भेड़ होती है, मारवाड़ी भी भेड़ की नस्ल है और चोकला भी भेड़ की नस्ल है। लेकिन ये मेरिनो भेड़ है, ये मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहां की भेड़ है ये, ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है। तो इस कारण ये बोल रहा है भारत की, तो ये भारत की नहीं है, ये कट हो गया है, ये भारत की नहीं है। तो मारवाड़ी है भारत की, जो विशेष तौर से राजस्थान में पाई जाती है, और चोकला भी है, यह भी विशेष तौर से राजस्थान की एक ही भेड़ की नस्ल है। तो ये दोनों ही भारत की हो गई हैं। तो इसके लिए सही आंसर तो हो गया है बी और सी। सही आंसर कौन सा हो गया है, बी और सी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मेरिनो भेड़ होती है, ये क्यों प्रसिद्ध है तो ये ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये अपने ऊन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी भेड़, मेरिनो भेड़, अपनी ऊन की क्वालिटी के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि ये चोकला नाम की भेड़ होती है, इसकी ऊन भी ऊन होती है, वो क्या होती है, इसकी गुणवत्ता होती है, ऊन की गुणवत्ता ये उच्च होती है। चोकला नाम की जो भेड़ होती है उसकी ऊन की गुणवत्ता भी क्या होती है, बेस्ट होती है। इसी कारण से
इसी कारण से जो चोकला नाम की भेड़ होती है इसे हम राजस्थान की क्या कहते हैं? मेरिनो भेड़ कहते हैं। इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसे राजस्थान की मेरिनो क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरिनो की जो भेड़ होती है, मेरिनो नाम की भेड़, वो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी ऊन बढ़िया क्वालिटी की है, चोकला की भी बढ़िया क्वालिटी की ऊन है और वो राजस्थान की है, इसी कारण इसे राजस्थान की मेरिनो भेड़ कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछ रहा है बकरी से संबंधित। तो बकरी की प्रसिद्ध नस्लें हैं, बकरी की कौन कौन सी नस्लें होती हैं वो पाई जाती हैं। तो बकरी की बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे बकरी की एक नस्ल है जमुनापारी, एक नस्ल है वो है आपकी सिरोही, एक है बीटल, एक है ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी, ऐसे बहुत सारी प्रकार की क्या होती है? नस्लें होती हैं। तो इसमें देखो बकरी की एक नस्ल है जमुनापारी, भी एक बकरी की नस्ल है, बर्बरी नाम की भी एक बकरी की नस्ल होती है, सिरोही नाम की भी एक बकरी की नस्ल होती है। इसमें देखो ये तीनों ही बकरी की नस्ल हैं, इस कारण इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा आ जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। इसमें देखो ये सिरोही नाम की बकरी की नस्ल है, ये मुख्यतः किसकी है? राजस्थान की। ये नस्ल कहां की है? मुख्य रूप से राजस्थान, जो सिरोही वाला एरिया है वहां की ये नस्ल है। इस कारण राजस्थान में सबसे मुख्य बकरी की नस्ल है वो मानी जाती है सिरोही। इसके साथ साथ में जमुनापारी होती है, इसका भी राजस्थान में पालन किया जाता है, राजस्थान में पालन इसका भी किया जाता है। तो राजस्थान में यदि बकरी पालन के लिए हम बात करें तो उसमें आपकी जमुनापारी और सिरोही नाम की जो बकरी की नस्ल हैं उनकी मुख्य रूप से उनको पाला जाता है। तो हमने भेड़ की भी बात की और हमने बकरी के लिए भी बात की। नेक्स्ट प्रश्न, अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की जो नस्ल होती है वो कौन सी पाई जाती है? किसके लिए पूछ रहा है? अंडे के उत्पादन के लिए। मुर्गी होती हैं, उनका पालन होता है मुख्य रूप से अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो मुर्गी होती है इससे हमें एक तो मिलता है अंडा मुख्य रूप से और एक होता है मांस। ऐसी मुर्गी की नस्ल जो अंडा उत्पादन के लिए काम में आती हैं, ऐसी की मुर्गी की नस्लों को हम विशेष तौर से एक नाम से जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेयर। जिन्हें हम क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। और जो मांस उत्पादन के लिए मुर्गी की नस्ल होती हैं वो काम में आती हैं, उन्हें हम ब्रोइलर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोइलर। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह शब्द ध्यान रखना है कि लेयर का मतलब अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी और ब्रोइलर का मतलब होता है मांस उत्पादन के लिए। हालांकि दोनों अंडे और मांस देती हैं, लेकिन किस उद्देश्य के लिए उनका पालन किया जा रहा है उस हिसाब से उनको देखा जाता है। तो अंडा उत्पादन के लिए आपकी लेग हॉर्न या व्हाइट लेग हॉर्न जिसे कहते हैं, रोड आइलैंड रेड और प्लाई माउथ रोक होती हैं, ये तीनों ही मुर्गी की नस्ल हैं। ये विशेष तौर से अंडे के उत्पादन के लिए काम में ली जाती हैं। कहने का मतलब ये लेयर नाम की क्या होती हैं? नस्लें होती हैं। इस कारण इसके लिए आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल में व्हाइट लेग हॉर्न, रोड आइलैंड रेड और प्लाई माउथ रोक नाम की जो नस्ल होती हैं वो काम में ली जाती हैं। और बाकी ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हमारे टोटल प्रश्न हो गए हैं 8। कितने प्रश्न हो गए हैं भाई? 8 प्रश्न अभी तक हो गए हैं। और टोटल आज के इस सेशन के अंतर्गत हम 20 से लेकर 25 क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। इस कारण वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
और जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो और भी बढ़िया तरीके के प्रश्न आने वाले हैं और ये आपके एग्जाम में जरूर फायदा पहुंचाएंगे। साथ साथ में आपको एक बात ध्यान देने की और है, वो ये है कि ये प्रश्न लैब असिस्टेंट के लिए तो एग्जाम काम के हैं ही हैं, अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम है, राजस्थान की अन्य कोई भी कंपटीशन, चाहे से वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, रीट की एग्जाम हो, पटवारी वीडियो की एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, जहां पर भी जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। नेक्स्ट देखो भाई, मछली का जो तेल होता है वो किस विटामिन का क्या होता है, स्रोत होता है। मछली है, भोजन के रूप में काम में आती है और बहुत सारे लोग होते हैं मछली को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। मछली का जो तेल होता है उसमें विशेष तौर से 2 विटामिन आपको याद रखने हैं। मछली के तेल के अंतर्गत विटामिन ए और विटामिन डी होते हैं, ये बहुत अच्छी मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं, ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ए और डी दोनों हैं वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ए बी डी बी, इसका मतलब ए और डी है, ये दोनों इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मछली के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी, कहने का मतलब ये आपकी आंखों को भी मजबूत करते हैं, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं, साथ साथ में आपको विटामिन डी मिल रहा है जिसके कारण से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं उसके अंतर्गत आपका काम में आता है। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 10 फिर से मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रश्न है। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं भाई, एपीकल्चर कहते हैं। प्रश्न देखो भाई, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों की वह जाति जो पराग और मधु संग्रह करती है, जाति की जगह आप एक विशेष शब्द लिख सकते हैं, वह प्रकार। मधुमक्खियों का वह प्रकार जो मुख्य रूप से पराग का और मधु मतलब मकरंद होता है उसको इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो अभी आपको एक बात बताई थी कि मधुमक्खियां होती हैं, उसमें विशेष तौर से 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मधुमक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी होती है और उसके साथ साथ में नर मधुमक्खी होती है, वो पाई जाती है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो मधुमक्खी हैं, जो मधुमक्खी हैं ये 3 प्रकार की हैं, जिसमें से एक तो है रानी मधुमक्खी, एक मधुमक्खी है उसे हम बोलते हैं श्रमिक मधुमक्खी, और एक मधुमक्खी है जिसे हम बोलते हैं नर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी है, इसका मुख्य कार्य होते हैं अंडे देना, क्या देना, अंडे देना, और साथ साथ में छत्ते का नियंत्रण करना। छत्ते का क्या करना, नियंत्रण करना। यह किसका काम है, रानी मधुमक्खी का। श्रमिक मधुमक्खी है, अन्य जो भी कार्य हैं, अन्य सभी कार्य जिसमें क्या हो गया, जैसे पराग इकट्ठा करना, मकरंद इकट्ठा करना, पानी को इकट्ठा करना, एक तरीके से छत्ते की सुरक्षा करना, ये सारे के सारे कार्य होते हैं श्रमिक मधुमक्खी के। और नर मधुमक्खी का क्या कार्य होता है, रानी मधुमक्खी के साथ, रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया, बस इसका ये केवल एक ही कार्य है। और ये सारी बातें मेरी आपको बताई हुई हैं कि जो नर मधुमक्खी होती है एक बार रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया करती है, अर्थात उसको निषेचित करती है, उसके बाद में रानी मधुमक्खी होती है वो इस नर मधुमक्खी को छत्ते से बाहर निकाल देती है या इसको क्या कर देती है, मार देती है। इसका बाकी कोई काम नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि ये मधुमक्खियां होती हैं वो पाई जाती है। इसके अलावा अब देखो, रानी मधुमक्खी है, ये भी मादा मधुमक्खी होती है, श्रमिक होती है, ये भी मादा मधुमक्खी होती है। फिर अंडे है केवल रानी मधुमक्खी ही क्यों देती है,
तो ये जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ये कैसी होती है? बंदे होती है। ये श्रमिक मधुमक्खी कैसी होती है? बंदे। तो अंडे देने का काम यही करती है। मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी होती है, उसको क्या मिलता है खाने में? रॉयल जेली होती है, एक विशेष प्रकार का शहद होता है, वो मिलता है। इसे सामान्य भाषा में हम सफेद शहद भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सफेद शहद। ये किसको मिलता है? रानी मधुमक्खी को मिलता है। मधुमक्खी के जिस लार्वा को ये रॉयल जेली होता है, ये जीवन पर्यंत मिलता रहता है, वो तो बनती है क्या? रानी मधुमक्खी। बाकी अन्य लार्वा होते हैं, उनको 1 या 2 दिन ही केवल ये रॉयल जेली मिलता है, बाकी फिर इनको सामान्य शहद मिलता है। किसके लिए? खाने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों की वह प्रकार जो पराग और मधु संग्रह का कार्य करती है। तो जो भी कार्य है श्रमिक मधुमक्खी कर रही है, तो यहां पे रानी मधुमक्खी नहीं आएगा, नर मधुमक्खी नहीं आएगा, कौन से आ जाएगा? श्रमिक मधुमक्खी होती हैं, वो ये कार्य करती हैं। और श्रमिक मधुमक्खी में भी जो मधुमक्खी छत्ते की सुरक्षा का कार्य करती है उनको सैनिक मधुमक्खी कहते हैं। लेकिन यहां सुरक्षा के लिए तो पूछ ही नहीं रहा है, यहां पर तो मुख्य रूप से किसके लिए पूछ रहा है कि मकरंद कौन इकट्ठा कर रहा है, पराग कौन इकट्ठा कर रहा है, तो उसके लिए आ जाएगी श्रमिक मधुमक्खी। तो ये हो गए हमारे टोटल 10 प्रश्न। अभी हम देखने वाले हैं आज के लिए प्रश्न संख्या 11। आज का जो हमारा प्रश्न संख्या 11 है वो क्या है? देखो भाई, निम्न में से कौन सा पौधा लाख कीट का प्रमुख पोषक पौधा नहीं है? नहीं है। अभी हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि कौन से पौधे पर लाख कीट पाया जाता है, तो उस दौरान आपको बताया था कि पलास भी पाया जाता है, बेर भी होता है, कुसुम भी होता है, लेकिन नीम नहीं होता है। नीम नहीं होता है, तो इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा पौधे पर लाख का प्रमुख पोषक पौधा नहीं है? नहीं है, इसमें आ जाएगा आपका नीम। होते कौन कौन से हैं? पलाश, कुसुम, बेर, खेर, बबूल, पीपल, इनके ऊपर लाख का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखो भाई, लाख से संबंधित तो बहुत सारे प्रश्न हो गए भाई। लाख कीट का जीवन चक्र होता है। लाख कीट का जो जीवन चक्र होता है उसमें कौन कौन सी अवस्था होती है? देखो पहले ये देखो, लाख कीट में एक तो होता है अंडा, अंडे के बाद एक अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं निम्फ, इसके बाद में एक अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं वयस्क। ये जो निम्फ नाम की अवस्था होती है ये ना तो आपकी लार्वा अवस्था है, तो जिसमें भी लार्वा अवस्था होती है तो लार्वा अवस्था बिल्कुल अपने वयस्क से नहीं मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका वयस्क होता है कीट का, जिनमें लार्वा पाया जाता है, वो कायांतरण के द्वारा बदलता है। लार्वा अलग ही प्रकार का होता है और वयस्क अलग प्रकार का, तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं कायांतरण। लेकिन ये निम्फ होता है, ये लार्वा नहीं है, लेकिन ये वयस्क के समान भी नहीं होता है। इसका मतलब यह हो गया है कि ये जो है आपके अंडे और वयस्क के बीच की अवस्था पाई जाती है, जो लार्वा नहीं है। अगर लार्वा होता तब इसमें पाया जाता पूर्ण कायांतरण। कैसा कायांतरण होता? पूर्ण। ये निम्फ होता है, ना तो पूरा रूप से वयस्क के जैसा दिखता है और ना ही लार्वा जैसा होता है। कुछ कुछ लक्षण इसमें किसके जैसे होते हैं? वयस्क के जैसे होते हैं। इसके साथ साथ में ये रेंग करे चलता है, तो कुछ लक्षण क्योंकि पहले से ही वयस्क जैसे हैं, इस कारण इसमें अपूर्ण कायांतरण होता है, वो पाया जाता है। कैसा कायांतरण पाया जाता है? अपूर्ण। अगर ये लार्वा होता, जैसे रेशम कीट में लार्वा बनता है प्रॉपर, रेशम कीट में बीच में अंडे से क्या बनता है? लार्वा। उस लार्वा का नाम होता है कैटरपिलर, तो उसमें पूर्ण कायांतरण होता है। लेकिन लाख के कीट में निम्फ नाम की अवस्था होती है, और निम्फ होता है ना तो लार्वा है और ना ही पूर्ण रूप से वयस्क जैसा दिखता है, तो इस कारण उसमें कैसा कायांतरण होता है? अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण नहीं, बिना कायांतरण के भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होता। तो लाख कीट में कैसा होता है? आपका
अपूर्ण कायांतरण होता है वो पाया जाता है। भैंस की पूछ रहा है, भैंस की एक नस्ल होती है मुर्रा नाम की नस्ल, और यह भैंस की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है। भैंस की सबसे प्रसिद्ध नस्ल मुख्य रूप से हरियाणा व पंजाब में पाई जाती है। मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब, लेकिन इन दोनों में से भी पूछे तो मुख्य रूप से कौन पाया जाता है? हरियाणा। तो मुख्य रूप से मुर्रा नाम की जो भैंस की नस्ल होती है उसको कहां की माना जाता है? हरियाणा की माना जाता है। तो भैंस की मुर्रा नस्ल है, उसका मूल स्थान कौन सा होता है? राजस्थान नहीं, मुख्य रूप से क्या है? हरियाणा। बाकी पंजाब और गुजरात। हालांकि पंजाब में बहुत मात्रा में ये मुर्रा नस्ल जो भैंस होती है उसकी नस्ल पाई जाती है, लेकिन मूल स्थान यदि पूछे तो वो आ जाएगा आपका हरियाणा। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 14 देखो भाई। प्रश्न संख्या 14, एक नाम आया है कड़कनाथ। मुर्गी की एक नस्ल होती है कड़कनाथ। इस मुर्गी की क्या विशेषता होती है? कड़कनाथ के बारे में हमने विशेष तौर से बात की थी, इसका डायग्राम भी हमने देखा था। हमने यह बताया था कि कड़कनाथ नाम की जो मुर्गी की एक नस्ल होती है यह एमपी की एक नस्ल है। इसकी विशेषता यह है कि देसी मुर्गी की नस्ल है, यह पूरी काली दिखाई देती है। इसके पैर होते हैं, चोंच होते हैं, पंख होते हैं, पूरा शरीर होता है वो काले रंग का ही होता है, और यहां तक कि इसका मांस होता है वो भी काले रंग का होता है। जो विशेष जो पोषक तत्व होते हैं उनसे भरपूर होता है, आयरन होता है वो इसमें पाया जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसके काले रंग का मांस। कड़कनाथ की सबसे मुख्य विशेषता इसके काले रंग का क्या होता है? मांस होता है। बाकी अंडा उत्पादन, सफेद पंख तो होता ही नहीं है, अधिक वजन, ये मुख्य विशेषताएं नहीं है। मुख्य विशेषता है इसके काले रंग का मांस। जो कड़कनाथ नाम की मुर्गी है उसकी मुख्य विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट देखो भाई, यह बोल रहा है कि पशुपालन से प्राप्त उप उत्पाद हैं। पशुपालन से संबंधित उप उत्पाद, मुख्य उत्पाद तो हमारा होता है दूध, इसके अलावा मांस, ये मुख्य उत्पाद हैं। उप उत्पाद कौन से हैं? देखो, गोबर मिलता ही मिलता है पशुपालन से, चमड़ा मिलता ही मिलता है, हड्डियां भी इनसे प्राप्त होती हैं, तो इसके लिए आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो पशुपालन का जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है दूध और मांस, लेकिन उप उत्पाद के रूप में हमें गोबर भी प्राप्त होता है, चमड़ा भी प्राप्त होता है, हड्डियां होती हैं वो भी प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये पशुपालन के लिए प्राप्त उत्पाद हो गए हैं। नेक्स्ट देखो भाई, भेड़ की अभी आपकी आ गया है कि भेड़ की एक नस्ल होती है मेरिनो। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी आपको बताया था कि भेड़ की मेरिनो नाम की एक नस्ल पाई जाती है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है। इसकी उच्च गुणवत्ता वाली ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है। तो मांस के लिए नहीं होती है, किसके लिए प्रसिद्ध होती है? ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है, दूध के लिए भी नहीं और चमड़े के लिए भी नहीं। तो मेरिनो नाम की जो भेड़ होती है वो ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है। आपको यह भी बताया था कि राजस्थान में भी एक भेड़ की नस्ल है जिसे बोलते हैं चोकला, और वो भी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण उसे राजस्थान की मेरिनो भेड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, मधुमक्खी है जिसमें एक प्रकार होता है एपिस डोरसेटा। मधुमक्खी का एक प्रकार कौन सा है? एपिस डोरसेटा। उसको क्या कहते हैं? देखो, मधुमक्खी की 4 आपको वो बताई है नस्ल। एक सॉरी नस्ल की जगह हम प्रजाति शब्द कहां मिलेंगे? मधुमक्खी की मुख्य रूप से 4 प्रजाति बताई हैं। एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा और एपिस मेलिफेरा। जो एपिस डोरसेटा होती है वो मुख्य रूप से आपके पहाड़ों वगैरह पर पाई जाती है। उनके ऊपर जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर ये अपने छत्ते डालती हैं, इस कारण इसे रोक भी कहते हैं। ये अपने उग्र स्वभाव की होती हैं, इसका आकार होता है बड़ा होता है, इस कारण इसका पालन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। फिर आती है हमारी एपिस इंडिका जिसे हम भारतीय मधुमक्खी कहते हैं और इसका विशेष तौर से पालन किया जाता है। फिर आती है एपिस फ्लोरा
जो हमारे सामान्य आसपास के पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है। ये बिल्कुल छोटे आकार की होती है, इस कारण इसे लिटिल हनी भी कहते हैं। और एक होती है आपकी एपिस मेलिफेरा, जो मधुमक्खी पालन में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, जिसे हम यूरोपियन मधुमक्खी या इटालियन मधुमक्खी भी कहते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है किसके लिए, एपिस डोरसेटा के लिए। तो छोटी मधुमक्खी इसको नहीं बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं, एपिस फ्लोरा को। भारतीय मधुमक्खी बोलते हैं एपिस इंडिका को। इसे कहा जाता है रोक बी, पहाड़ी मधुमक्खी इसे कहा जाता है। और यूरोपीय किसको बोला जाता है, एपिस मेलिफेरा को कहा जाता है। तो एपिस डोरसेटा के लिए आ जाएगा रोक बी। बाकी ये सारे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखो भाई, मधुमक्खी परागण में मदद करती है, मधुमक्खी के परागण में मदद करती है। इससे क्या होता है, देखो मधुमक्खी परागण में मदद करेगी तो फसलों की उपज में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। किसमें बढ़ोतरी होती है, उपज में, क्योंकि जितना बढ़िया तरीके से परागण होगा, फसलों का उत्पादन होगा, उतना ही बढ़े जाएगा। रोग फैलाने में बिल्कुल नहीं, मिट्टी की सुरक्षा में, जल संरक्षण में ये अपना योगदान नहीं देती है, बल्कि परागण होता है वो फसल के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये टोटल आपके 18 प्रश्न हो गए हैं। कुछ एक दो प्रश्न और हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, जंतुओं का आर्थिक महत्व मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा होता है। भाई जंतुओं का आर्थिक महत्व होता है तो उससे क्या क्या है, अर्थव्यवस्था से भी वो जुड़ा हुआ है। देखो कृषि से जुड़े हुए हैं जंतु, उद्योगों से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी, कि इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं इनके आर्थिक महत्व। नेक्स्ट देखो भाई, आज के लिए अंतिम प्रश्न, लाख कीट के लिए निम्फ को कहते हैं। अभी आपको बताया था कि लाख कीट में एक अवस्था होती है, अंडे से निकलती है, जिसे हम बोलते हैं निम्फ नाम की अवस्था। और ये जो निम्फ नाम की अवस्था होती है, ये मुख्य रूप से इसे क्रोउलर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोउलर। और इसे क्रोउलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेंग कर चलता है। कैसे चलता है भाई, रेंग कर ये चलता है, और रेंग कर चलने के कारण इसे क्रोउलर कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्रोउलर कहा जाता है। ग्रब नहीं कहते, मेगट नहीं कहते, पुपा नहीं कहते, इसे क्या कहा जाता है, क्रोउलर कहा जाता है। तो ये हो गया है 20वां प्रश्न। और ये आज के लिए टोटल आपके लिए 20 प्रश्न हो गए हैं, जो आपके जंतुओं के आर्थिक महत्व से संबंधित थे। और यहां पर कंप्लीट करने के बाद में हमने लैब असिस्टेंट के लिए जो हमारे बायोलॉजी है उसका उस सिलेबस है, उसके एक पोर्शन को पूरे को कंप्लीट कर लिया। और बहुत बड़ा पोर्शन था, जो था हमारा जूलॉजी वाला पोर्शन। और इसके अंतर्गत हमने लगभग पूरे टॉपिक है उनको एकदम बढ़िया तरीके से कवर किया है। आप पूरे टॉपिकों को सीरियल वाइज है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहां पर आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर उनसे संबंधित आपके जो भी वीडियो हैं वो उपलब्ध हैं। साथ साथ में उसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो भी उस टॉपिक से संबंधित आपके वीडियो के अंतर्गत बातें बताई गई हैं, उनसे संबंधित 20 या 25 प्रश्न हैं। एक वीडियो है वो आपका उनसे संबंधित है। उन वीडियो को आप देखेंगे तो पूरे टॉपिक का आपका रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे करते हुए हमने पूरे जूलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। और अब आगे से हम बॉटनी के सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। इस कारण आप वीडियो जरूर देखें। साथ साथ में जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जहां पर आपके ये साइंस आती है, बायोलॉजी आती है, वहां पर आपके लिए ये पूरी चीजें फायदेमंद हैं। तो उन सभी लोगों को भी हमारी वीडियो है वो शेयर कीजिए, उनको भी बताइए और वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, जिससे कि आपके लिए भी ये फायदेमंद हो और हमारे लिए भी फायदेमंद हो। बाकी आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है कमेंट जरूर करना। साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को